हमारे दरमियान जो बतौर मेहमान मुकर्रर शरीक हुए जनाब फ़ारूक नाइकवाड़े साहब, इनके इस्तकबाल के लिए मुदीर आला जनाब शारिक नक्शबंदी साहब को ज़हमत दूंगा कि वो जनाब फ़ारूक नाइकवाड़ी साहब का इस्तकबाल करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मैं जनाब ज़की सिद्दीकी साहब से दरख्वास्त करूंगा जो कि एशिया एक्सप्रेस से वाबस्ता हैं काफ़ी अरसे से, कि मुश्तबा फ़ारूक साहब का इस्तकबाल करें जो आज के इस सेशन के सदर मोहतरम हैं। मैं मुश्तबा फ़ारूक साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे शहर की तालीमी शख्सियत जनाब खालिद सैफुद्दीन साहब का इस्तकबाल करें। मोहतरम इरफान सरदागर साहब से गुजारिश है कि वो जनाब डॉक्टर मजहर फ़ारूकी साहब प्रिंसिपल मौलाना आज़ाद कॉलेज का इस्तकबाल करें। मैं शारिक नक्शबंदी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो मशहूर सर का इस्तकबाल करें। मैं शारिक साहब को दावत दूँ उससे पहले उनसे गुजारिश करूँगा कि जनाब चिश्ती साहब का इस्तकबाल करें जो कि काफ़ी अरसे से शहर में तालीमी और समाजी खिदमत अदा कर रहे हैं। और इरफान सौदागर साहब से गुजारिश है कि वो समाजी खिदमतगार जनाब मजीद साहब का इस्तकबाल करें। मैं रोज़नामा एशिया एक्सप्रेस के मुदीर आला जनाब सैयद शारिक नक्शबंदी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आए और इफ्तिताई कलमात पेश करें। जनाब सैयद शारिक नक्शबंदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा जनाब फ़ारूक नाइकवाड़े साहब जो पनवेल से हमारी एक मुख्तसर सी दावत पर लब्बैक कहा और आज आपके दरमियान मौजूद है। आपका तफसीली तारुफ तो ब्रदर दाऊद जो है तो इंशाअल्लाह क़रीब आपके सामने पेश करेंगे। आप लोग कलेक्टर और कमिश्नर को तो जानते होंगे, इस नाम से ज़रूर वाकिफ़ होंगे, लेकिन शायद आपको मालूम नहीं है कि कलेक्टर और कमिश्नर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और आप लोगों को ये जानकर हैरत होगी कि माशाअल्लाह इस मुल्क में तकरीबन 300 कलेक्टर और कमिश्नर्स की जिस शख्स ने तामीर की है उसका नाम फ़ारूक नाइकवाड़े साहब है। तो यहाँ पर बड़ी तादाद में ख़वातीन भी मौजूद है। रोज़नामा एशिया एक्सप्रेस ने अपनी रोज़ अव्वल से कोशिश ये की है अपने अखबार के ज़रिए कि मुसलमानों में तालीमी, सियासी, समाजी और दीनी शऊर को परवान चढ़ाए। शऊर हमारे में है, लेकिन उसको बेदार करना और उसको परवान चढ़ाना ये हमारे बुनियादी मकासद में शामिल रहा है। इस साल हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने 10 साल मुकम्मल कर रहे हैं, तो हम सोचे कि 10 साल मुकम्मल करने को कोई तामीरी एक सिमत देते हैं। इसी लिहाज से 3 रोज़ा फैमिली फेस्टिवल का हमने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसका मकसद ये था कि सिर्फ चंद फैमिली के सिर्फ मर्द आकर हमारे साथ शामिल हो जाए, हमारा ये मकसद नहीं था, बल्कि हमने कोशिश की है कि हमारे फैमिली फेस्टिवल में आपको, आपके बच्चों को, आपके तमाम रिश्तेदारों को शामिल करें ताकि वो अपनी सियासी, समाजी जो ज़िम्मेदारियां हैं उसको समझ सके। इसके लिए एशिया एक्सप्रेस ने 3 रोज़ा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें पहले दिन हमने करियर काउंसलिंग से मुतालिक मुबारक कापड़ी साहब को यहाँ पर इनवाइट किया था। उसके बाद अलहुदा स्कूल, स्कॉलर्स ग्रुप ऑफ स्कूल, सुप्रीम ग्लोबल स्कूल और दूसरे स्कूल्स के यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटी हुई, बच्चों ने काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स पेश किए। इसके अलावा कल एक हमने वुमेन एम्पावरमेंट पे प्रोग्राम लिया। उसके बाद हमने देखा कि आप लोग अक्सर मुशायरे का नाम सुनते ही आपके जहनों में बड़े बड़े नाम आ जाते थे। कल हमने कोशिश ये की कि हमारे शहर औरंगाबाद और मराठवाड़ा में जितने शोरा मौजूद है जो आम तौर से जो है तो जिनको कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं किया जाता था, हमने कोशिश की कि रोज़नामा एशिया एक्सप्रेस के ज़रिए कल उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे। और जनाब ज़की सिद्दीकी साहब और जावेद अमान साहब ने पूरी अपनी कोशिशों से उसके एक बेहतरीन और कामयाब मुशायरे का यहाँ पर इनेकाद किया। कल शाम में एक सेशन था बज़्म ख़वातीन के नाम से, जिसकी लॉन्चिंग साबिक़ मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर फौजिया तहसीन ख़ान ने की। तो मजमूई तौर पर जब आप यहाँ पर आते हैं तो हमने कोशिश की है कि आपके लिए बहुत सारे यहाँ पर स्कूल्स के स्टॉल्स हमने प्रोवाइड किए हैं ताकि आपको हर स्कूल पे अपने बच्चों के एडमिशन के लिए विज़िट करने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि आप अंडर वन रूफ एक छत के तले बहुत सारे स्कूल्स की डिटेल्स आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर कोई शख्स जो है तो हज उम्रा को जाना चाहते हैं तो तकरीबन 10 से 12 स्टॉल्स यहाँ पर उनके लिए मौजूद है। किताबें ख़रीदने का ज़ौक़ व शौक़ नई नस्लों में बहुत कम होता जा रहा है, इसी मकसद के पेश नज़र हमने यहाँ पर बुक फेयर का भी इंतज़ाम किया है। उसके अलावा ये तमाम मसरूफियात से जब आप थक जाते हैं तो आपके लिए फूड जोन का इंतज़ाम किया गया है, बच्चों के लिए फ़न जोन का इंतज़ाम किया गया है। यह हमारी पहली कोशिश थी कि इतने बड़े पैमाने पर हमने कोई प्रोग्राम, कोई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की। इसीलिए अगर कोई कोताही हमसे हो गई हो तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ, आपसे माफ़ी चाहता हूँ। इंशाअल्लाह हम आने वाले सालों में कोशिश करेंगे कि और मुनज़्ज़म और अच्छे अंदाज में एक बेहतरीन फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ करें जिसमें
हम अपनी सलाहियतों को, अपनी नौजवान नस्लों को, अपने बच्चों को उनकी सियासी समाजी जिम्मेदारियों से मुतालिक उनमें बेदारी पैदा करें। मैं यहाँ पर फ़ारूक नाइकवाड़े साहब का इस्तकबाल करता हूँ एक मरतबा पूरे एशिया एक्सप्रेस फैमिली की तरफ से, पूरे मेरे साथियों की तरफ से। ये पूरा जो फेस्टिवल आप देख रहे हैं, ये अकेले शारिक नक्शबंदी या मुस्तफ़ा फ़ारूक साहब की कोशिशों का नतीजा नहीं है, बल्कि इसमें मेरे पूरे स्टाफ मेंबर्स, मेरे दोस्त, अहबाब, ख़ारीन, वो तमाम लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। ये जो आप यहाँ पर ऑडिटोरियम बैठे हैं, ये जनाब इरफान सौदागर साहब और दाऊद बेग साहब की कोशिशों का नतीजा है। फेस्टिवल आप जो देख रहे हैं तो नसीर अहमद खान साहब और उनकी पूरी टीम ने कोशिशें की है। आप फूड जोन जो देख रहे हैं तो ये अनवर फालूदा का नाम आपने सुना होगा, बॉम्बे फालूदा, तो ये अनवर भाई की कोशिशों का नतीजा है। तो अब हम इस लेक्चर के बाद हम कोशिश करेंगे कि फ़ारूक नाइकवाड़े साहब आपके ज़रिए आपके सामने यूपीएससी और एमपीएससी की इम्पोर्टेंस को पेश करें, कैसे अपने बच्चों को कलेक्टर और कमिश्नर बनाने के लिए तरगीब दे, उसके ताल्लुक से आपकी रहनुमाई करेंगे। बस इतना कहकर मैं अपने अल्फाज ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ फ़ारूक नाइकवाड़े साहब को मदू करूँ, उससे पहले उनका तारुफ देता चलूँ कि सर जो है फाउंडर हैं स्टील फ्रेम फाउंडेशन के, जिसमें यूपीएससी और एमपीएससी के लिए रहनुमाई दी जाती है, कोचिंग दी जाती है। और सर की रहनुमाई में अब तक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में 300 से ज़ायद तलबा ने कामयाबी हासिल की, और ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं समझता हूँ कि ज़ोरदार तालियों से सर की इस खिदमत का आप लोग जो है खराज पेश करें। उसके बाद सर की ही रहनुमाई में महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि यूपीएससी की ही तर्ज पे महाराष्ट्र लेवल पर होता है, उसमें 500 से ज़ायद तलबा ने कामयाबी हासिल की है। अभी सर उर्दू ज़ुबान में मेहनत कर रहे हैं कि उर्दू ज़ुबान की तरफ से जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं वो उनके लिए भी कामयाबी का मौका दे सके उन्हें। और सर ने एक बुक भी लिखी है, उसके ऑथर हैं स्टील फ्रेम ऑफ आईएएस मंत्रा, जिसको इंशाल्लाह कुछ ही अगले महीने में मंजर आम पर लाएंगे। मैं बहुत ही अदब के साथ सर को इस शेर के साथ मदू करता हूँ कि जहाँ जाता है जहाँ को रोशन करता है, जहाँ जाता है जहाँ को रोशन करता है, चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता। मोहतरमुल मुकाम फ़ारूक नाइकवाड़े साहब। यूपीएससी, एमपीएससी, आईएएस बनना, आईपीएस बनना रॉकेट्स है। अगर आप समझते होंगे कि इसके लिए बहुत हार्डवर्क करने वाले, बहुत ब्रिलियंट 90-80% का अगर बैकग्राउंड है, अगर आप कॉन्वेंट से पढ़े हैं, अगर आप अर्बन बैकग्राउंड से हैं, अगर आपका साउंड फैमिली बैकग्राउंड है, अगर आपके पास वसीला है, तभी आप कर सकते हैं। गरीबों का काम नहीं है, मुसलमान तो पास हो ही नहीं सकता, मुसलमान को करना ही नहीं चाहिए, बहुत टफ़ है, बहुत मुश्किल है, हार्डवर्क करने की ज़रूरत है, 18 घंटे पढ़ना चाहिए, 20 घंटा पढ़ना चाहिए, वगैरह वगैरह सब फेक बातें हैं और झूठी बातें हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक दो एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। नंबर 1, मेरा एक फ्रेंड, मेरा बैचमेंट और मेरा स्टूडेंट भी कहो हरज नहीं, रायगढ़ का भी एसपी है इस वक्त। उसकी स्टोरी सुनाता हूँ मैं। 2003-4 में आया वो यूपीएससी करने के लिए पूना। नॉर्मली किसी को मिलते हैं ना तो हम फॉर्म भरवाते हैं, तो उसमें पढ़ा मैंने, वो 10वीं फेल था, 12वीं भी फेल था, रिपीटर था। तो हमारे अतुल सर ने कहा कि भाई एक काम कर, 10वीं 12वीं के तेरा बैकग्राउंड इतना खास नहीं है, तो 10वीं फेल 12वीं फेल है, मुझे नहीं लगता तो यूपीएससी कर पाएगा, बेहतर है कोई दूसरा करियर ऑप्शन तुम देख लो। उसने इंसिस्ट किया कि सर मैं 1.5-2 घंटा ज़मीन थी बेच कर आया हूँ पुणे, अगर आप मना भी करेंगे ना, सारा पैसा खर्चा करके ख़त्म करके वापस जाऊँगा, उससे बेहतर है अलाउड कर दो, बैठूँगा मैं, तैयारी कर लूँगा। तो ठीक है। यूपीएससी का ऐसा भूत है, वो चढ़ जाता है ना, अभी उतरता नहीं। चढ़ता लेट है, बट एक बार चढ़ गया तो फिर उतरना मुश्किल है। ये दो अलग अलग प्रॉब्लम है। एनीवे, एक सेम ईयर में एक और कैंडिडेट मिलने के लिए आया, उसने कहा कि मुझे भी यूपीएससी एमपीएससी करनी है। वो लड़का एसएससी का भी टॉपर था, 12वीं में टॉपर था, बीई की थी उसने। तो उसको मैंने कहा कि तू कर सकता है। अब दोनों ने मिलकर एग्ज़ाम दी 2004 में, गालिबा ने 2005 फर्स्ट अटैम्प्ट, दोनों प्रीलिम फेल हुए। उसके बाद फिर नेक्स्ट अटैम्प्ट दोनों ने वापस दिया, तो जो 10वीं 12वीं फेल कैंडिडेट था ना, वापस फेल हुआ। और दूसरा जो कैंडिडेट था जो 10वीं में बोर्ड में आया था, वो प्रीलिम भी क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू दिया, आईआरएस बना, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। थर्ड अटैम्प्ट दोनों कैंडिडेट 10वीं फेल और 10वीं में जो टॉपर था, दोनों रिपीट, दोनों ने एग्ज़ाम दी। मतलब जो आईआरएस बना था उसको इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिश कर रहा था, वो आईएएस के लिए वगैरह, उसने रिपीट एग्ज़ाम दी। दोनों प्रीलिम पास हुए, फिर दोनों मेंस क्लियर किए, दोनों इंटरव्यू के लिए गए। दो कैंडिडेट हैं, एक एसएससी फेल था, 12वीं फेल था, और एक एसएससी टॉपर, 12वीं टॉपर।
फिर दोनों इंटरव्यू दिए, दोनों भी पास हुए, दोनों को आईपीएस पोस्ट मिली, दोनों सेम महाराष्ट्र कैडर में आज एज अ आईपीएस काम कर रहे हैं। ये वो इस तरह के एग्ज़ाम है जो आपको एक एसएससी फेल कैंडिडेट को भी और एक एसएससी के टॉपर कैंडिडेट को भी एक सतह पे लाके खड़ा करती है और काम का मौका देती है। अच्छा, ये पॉसिबल कैसे हुआ? एक और एग्जांपल लो आप। एक लड़का है मदन नागरगोजे, अभी मध्य प्रदेश में पोस्टेड है। अभी तो सिस्टम ख़त्म हुआ ना, 10वीं 12वीं में मेरिट लिस्ट पब्लिश होती थी पहले, रैंक निकलती थी। एक सोलापुर का उर्दू मीडियम का लड़का था, 95 में अराउंड से वो महाराष्ट्र का टॉपर था। तो पहले वो मनियार, उस्मान मनियार, तो पहले ये प्रोविज़न था, अब वो प्रोविज़न शायद ख़त्म हुआ है। एसएससी 12वीं का भी मेरिट लिस्ट पब्लिश नहीं होती। तो एक लड़का 12वीं में महाराष्ट्र का टॉपर था, मदन नागरगोजे, उसका स्कोर अराउंड कुछ 98% प्लस कुछ था, वो किसी ने अभी ब्रेक नहीं किया है। मदन ने पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी दी, प्रीलिम फेल, दूसरी बार प्रीलिम दी, दूसरी बार प्रीलिम फेल। तो उसके समझ में आया कि यार मैं 12वीं का महाराष्ट्र का टॉपर हूँ और यूपीएससी के प्री फेल हो रहा हूँ मैं। पुनः आया तो उसको हमने आंसर राइटिंग करने लगाई, लिखवाया उससे आंसर वगैरह, उसको समझाया कि देख तू जो आंसर लिख रहा है ना तो बहुत जीनियस बंदा है, वो हकीकत में जीनियस है, वो जीनियस ही है। मैं उसको हमेशा कहता हूँ, बेटा तो आईएएस बन के तूने अपने आप पे जुल्म किया है, तुझे आईएएस नहीं बनना चाहिए था, तुझे साइंटिस्ट बनना चाहिए था, देश के लिए साइंटिस्ट की भी ज़रूरत है। वो इतना ब्रिलियंट है, मतलब मैं किसी टॉपिक पे उससे बात करता हूँ ना, आज बात करूँगा, आधा घंटा बात करेगा, कल फिर कॉल करूँ उसको, कल सारी नई इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, एक बात रिपीट नहीं करता। अभी मेरी किताब का काम चल रहा है लिंग्विस्टिक्स का, भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान पे अच्छे अच्छे टॉपर्स को भी कहा जाए तो 5-10 मिनट की उसकी इन्फॉर्मेशन होगी किसी के पास। मैं मदन से सर बात कर रहा हूँ, रोज़ आधा घंटा बात, रोज़ नई इन्फॉर्मेशन शेयर करता है वो। तो इस तरह का जीनियस बंदा है। तो मैंने कहा तू जो आंसर लिख रहा है ना, तो जीनियस टाइप के आंसर लिख रहा है, और यूपीएससी को जीनियस होशियार बंदों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा होशियार ऑफिसर सिस्टम में आएंगे ना तो प्रॉब्लम खड़ी करेंगे गवर्नमेंट को, तो उनको ज़्यादा होशियार लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। ये समझने की बात है बेसिकली। का तू जीनियस बंदा है ना, तो तेरे आंसर सारे जीनियस टाइप के हैं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहले तो समझ यूपीएससी की नीड क्या है, यूपीएससी का अप्रोच क्या है, यूपीएससी का ज़रूरत क्या है, ये समझने की ज़रूरत है। इसको अप्रोच कहा जाता है यूपीएससी का। इसलिए अभी जितने अदारे हैं ना काम करने वाले, मैं हमेशा कहता हूँ हमारे बच्चों को कि पहले आप ये सुनो, पहले काम करो। अगर कोई कोचिंग करने के लिए आ रहा है, आपको लेक्चर देने आ रहा है, समझाने आ रहा है, कोई यूपीएससी पढ़ा रहा है, पहले सवाल करो उसको। आपको यूपीएससी का बैकग्राउंड आपका क्या है, आपने यूपीएससी एग्ज़ाम दी है, आपने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, आपका क्या बैकग्राउंड है, पूछो कम से कम। ऐसे ऐसे लोग खड़े हैं यूपीएससी का कोचिंग करने के लिए, उन्होंने यूपीएससी का फॉर्म भी नहीं भरा है अपने पूरे करियर में, लाइफ में, वो कैसे गाइडेंस करेंगे? उसकी मिसाल ये है कि फुटबॉल की टीम बनानी है बहुत अच्छी हमें, तो कोच कौन चाहिए? अच्छा क्रिकेट प्लेयर। तो कैसी टीम बनेगी? मैं इदारों के नाम लेके बताऊंगा ना, तो ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। अभी अच्छे अच्छे जगहों पर डायरेक्टर हैं, कोचिंग दे रहे हैं आज की तारीख में, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो वो गलत गाइडेंस से बेहतर है नो गाइडेंस, गलत रहबरी से बेहतर है रहबरी ना करें। एनीवे, तो वह इस तरह के उसके सारे आंसर थे मदन के, कि उसको समझाना पड़ा कि पहले अप्रोच समझो यूपीएससी का, यूपीएससी की नीड क्या है, क्या चाहती है यूपीएससी। मैं आपको 2 सवाल बताता हूँ। अभी एग्ज़ाम है ना, मेन एग्ज़ाम यूपीएससी की, उसमें जो सवाल पूछे गए थे मेन एग्जामिनेशन में, मैं सवाल आपको बताता हूँ, फिर आप मुझे बताओ। एक सवाल ये था उसमें 2017 के मेन एग्ज़ाम में, यूपीएससी के मेन एग्ज़ाम में जो पूछा गया, मैं सवाल आपको बता रहा हूँ। सवाल क्या था? मेन एग्ज़ाम का सवाल था ईवीएम मशीन्स के बारे में आपकी क्या राय है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ईवीएम पर क्या स्टैंड है। ये सवाल क्यों पूछा गया 2017 में, कोई बताएगा मुझे? ये यूपीएससी में सवाल क्यों आया? एक अनदर सवाल सुनो, इकोनॉमिक इमरजेंसी का मतलब क्या है? यूपीएससी का क्वेश्चन था 2017 में। इकोनॉमिक इमरजेंसी का क्या मतलब है, और अगर इकोनॉमिक इमरजेंसी आती है इंडिया में तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का उसमें क्या रोल होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। इस तरह से कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने क्यों पूछा? ऐसे क्या हालात थे हमारे देश में उस वक्त में, कोई बताएगा? ईवीएम मशीन का क्वेश्चन था और इकोनॉमिक इमरजेंसी पर क्वेश्चन था। थोड़ा सा लॉजिक बताइए जी। ठीक है, इन्होंने एक सही जवाब दिया, बताइए। इकोनॉमी गिर रही थी, और थोड़ा करीब जाइए ना उसके, क्या ऐसे करंट इवेंट थे, क्या ऐसे देश के हालात थे? जी, गवर्नमेंट ने आरबीआई से फंड मांगा। अभी रिसेंट की न्यूज़ आई है, आरबीआई का जो फंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज करा के लिया, वो तो 2019 की बात है। ये
2017 का क्वेश्चन है ये। 16 में 17 में ऐसा क्या बात है, ट्यूबलाइट है यार आप लोग। किसने जवाब दिया? करेक्ट, दिस इज यूपीएससी, ये है यूपीएससी। नोटबंदी, एक लाइन में आंसर आना चाहिए आपसे। नोटबंदी हुई, यूपीएससी के क्वेश्चन आए। इकोनॉमिक इमरजेंसी का मतलब क्या? ईवीएम के क्वेश्चन क्यों आए? क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन कंप्लीट हुआ था और सारे रीजनल पार्टीज ने क्वेश्चन रेज किया था कि हमें ईवीएम पे डाउट है, और फिर बहुत सारे लोगों ने पीआईएल डाली, वाला लंबा इश्यू चला। करंट इवेंट की बात थी ना। तो जो तुम्हारे मेरे आसपास चल रहा है ना, दिस इज यूपीएससी, कुछ अलग यूपीएससी नहीं है, यही यूपीएससी है। आप क्वेश्चन पेपर निकाल कर देखो, अलग कुछ नहीं है। तो इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए? बेसिकली क्या तैयारी का रूट होना चाहिए हमारा? अब एक कैंडिडेट ने पूछा था ना कि हम मेडिकल का, हम मेडिकल के स्टूडेंट हैं, टाइट शेड्यूल है, कैसे तैयारी करें? उसके बाद बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट्स हैं, पेरेंट्स हैं। यूपीएससी बेसिकली है क्या, उसकी तैयारी करना क्या है? मैं आपको सिंपल बताता हूँ, एकदम सिंपल फंडा। यूपीएससी का सिलेबस क्या होता है? मैं आपको सिलेबस के सब्जेक्ट गिनाता हूँ, आप मुझे बताएं कि सर ये हमने सिलेबस पहली मरतबा सुना है, बिल्कुल नया है और हमने कभी पढ़ा नहीं, हमारे स्कूल कॉलेज के पैटर्न में सिलेबस में है ही नहीं, हम पहली बार सुना हमने। अब मैं सब्जेक्ट के नाम गिनाऊंगा, आप मुझे बताएं। मैं सब्जेक्ट के नाम गिना रहा हूँ, आप मुझे बताएं। अगर कोई एक भी नया सब्जेक्ट होगा ना जो आपने सुना नहीं है, पढ़ा नहीं है, आप मुझे बताओ। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, करंट इवेंट्स, पर्यावरण इन्वायरमेंट, सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। को है सब्जेक्ट जो नहीं सुना था आपने कभी? हमने यही पढ़ा है हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यही सारा सिलेबस यूपीएससी का भी है, अलग कुछ नहीं। नंबर 2, अगर हमें यूपीएससी एमपीएससी बहुत इजी आसान करके लेना है तो करना क्या पड़ेगा उसके लिए? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं ना पढ़ने के लिए, वो एमबीबीएस के भी होते हैं, इंजीनियरिंग के भी होते हैं, आईआईटी के भी होते हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं, कॉमर्स के होते हैं, साइंस के होते हैं, वो कोई भी बंदा हो, हम उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले यूपीएससी के नोट्स नहीं थमाते। मैं वो सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ आपसे, कोई यूपीएससी नोट्स नहीं थमाते, कोई उसके लिए नई स्ट्रैटेजी बना के नहीं देते। हम सिंपल फंडा, हम बोलते क्या पढ़ने के लिए बोलते हैं उनको? हम बच्चों को पढ़ने के लिए देते हैं 5वीं से 10वीं की बेसिक किताबें। अगर उर्दू मीडियम का है तो स्टेट बोर्ड की किताबें, मराठी मीडियम से है तो पाठ्य पुस्तक मंडल की किताबें, इंग्लिश मीडियम से है तो सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी की किताबें। 5वीं से 10वीं का बेटा इसको पहले पढ़ो, फिर आगे की पढ़ाई। यही बेसिक सिलेबस है, यही बेसिक कंसेप्ट यहीं से बनेंगे तुम्हारे। अच्छा, सुन के बड़ा अजीब लगता है 5वीं से 10वीं, तो कोई दम नहीं इसमें। अगर मैं 5वीं की टेक्स्ट बुक लेकर सवाल पूछूँ ना तो अच्छे क्लीन बोल्ड हो जाएंगे यूपीएससी के बंदे भी। सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आपको एक शो मालूम है जो टीवी पे आता है, कौन बनेगा करोड़पति? उसके पहले एक शो शुरू हुआ था जिसका नाम था क्या आप 5वीं पास से तेज़ हैं? ये शो था और उसको होस्ट कौन करता था बोलो? शाहरुख खान। यूट्यूब पे पुराने आपको एपिसोड देखने मिलेंगे। वो कंसेप्ट क्या थी मालूम है शो की? शो की कंसेप्ट ये थी कि सिर्फ 5वीं की किताब से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर कोई उसमें अभी पार्टिसिपेट है तो उसका काम क्या है कि पहले आप सेलेक्ट करो कौन सा क्लास, 5वीं, 6वीं या 7वीं। आप बोलेंगे 5वीं, फिर बोलेंगे सब्जेक्ट चॉइस करो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस। आप बोलेंगे हिस्ट्री। फिर 5वीं हिस्ट्री से ही सवाल पूछा जाएगा। पहला सवाल आप बताएं, सही जवाब देंगे तो फिर दूसरा सवाल, दूसरा सही जवाब दिया फिर तीसरा सवाल। इस तरह से वो पैटर्न था उस शो का। उसमें आईआईटी के टॉपर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, स्कूल कॉलेज के प्रोफेसर्स, अच्छे 4 सवाल 5 सवाल से आगे कोई जाता नहीं था। बेस क्या था? क्या आप 5वीं पास से तेज़ हैं? तो बेसिकली हमारे सारे पेरेंट्स को भी ये समझने की ज़रूरत है, स्टूडेंट्स को भी समझने की ज़रूरत है। हमें बहुत जल्दी क्या रहती है मालूम है कि बड़ी बड़ी किताबें, मोटे मोटे गाइड, यूपीएससी की वो यूट्यूब के लेक्चर्स वगैरह वगैरह, मतलब पहले बहुत जल्दी रहती है कि बड़ी बड़ी किताबें पढूं मैं, और बेसिक पूरा कच्चा रहता है उसका। अगर कोई उर्दू मीडियम है ना, मैं और आसान तरीके से समझाता हूँ। अगर किसी को हाफिज़ बनना है, सिंपल प्रोसीजर क्या है उसका? पहले नूरानी कायदा पढ़ो, यही है ना। फिर नाजरा करो, मतलब हुरूफ की अदायगी के पहले सीखो, नाजरा करो, उसके बाद फिर हिफ्ज़ करो। ये प्रोसीजर है ना। मतलब मैं बेसिक किताबें नहीं पढ़ूंगा और डायरेक्ट आईएएस बनूंगा। उसकी मिसाल ऐसी है कि मैं नूरानी कायदा नहीं पढ़ूंगा, मैं हुरूफ की अदायगी में नहीं सीखूंगा और डायरेक्ट नाजरा करूंगा और हिफ्ज़ करूंगा। इस तरह की मिसाल है। तो बहुत सिंपल है।
5वीं से 10वीं की बेसिक किताबें, इसी को फोकस करने की ज़रूरत है। इसलिए जितने पेरेंट्स हैं ना, अगर आपके घर में आपका बच्चा 5वीं में है, 7वीं में है, 10वीं में है, तो आपकी बेसिक ड्यूटी ये है, आप अपने बच्चे को ये समझाएं कि तुम्हारा बच्चा 7वीं में है, तो 7वीं के बच्चे की 7वीं की एग्ज़ाम ही उसका IAS का एग्ज़ाम है। अगर वो 7वीं के एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दे सकता है तो आगे वो UPSC कर सकता है। 10वीं का कोई बच्चा है तो फ़ोन आते हैं ना हमें, एक बच्चे का फ़ोन था कि सर मैं हर हाल में पहले अटेम्प्ट में ऑल इंडिया में फर्स्ट आऊँगा। उसका फ़ोन सुन के मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत दिल जला है, इसको बहुत बुरा लगा है। और नॉर्मल जो UPSC प्रीलिम फेल होता है ना कोई, इस तरह से बहुत बुरा लगता है। और जिस दिन फेल होता है ना, उसी दिन इस तरह के ख्वाब बनते हैं कि मैं अगले साल पढ़ाई करूँगा, हर हाल में मैं इंडिया में फर्स्ट आऊँगा, ये बनते हैं। कब जिसको फेल है ना कोई, उसको पूछिए, उसके तजर्बे, वो समझ सकता है मेरी बात, नए आदमी नहीं समझ सकता। जो फेल होता है ना, तो वो ऐसा सोचता है कि मैं अगले साल ऐसी पढ़ाई करूँगा, ऑल इंडिया में फर्स्ट आऊँगा। तो मुझे लगा बंदा हो सकता है UPSC का प्रीलिम फेल हुआ हो, इसलिए इस तरह के ख्वाब देख रहा है वो। तो मैंने पूछा बेटा क्या नाम तुम्हारा, उसे नाम बताया। कहाँ से हो? कहा मैं लातूर से हूँ। कौन से क्लास में हो? कहा मैं 10वीं में हूँ। बोले बेटा तेरे इंडिया में फर्स्ट आने बहुत टाइम है बाकी तेरे लिए, अभी फ़िलहाल तेरा टारगेट ये होना चाहिए, अगर तू 10वीं में है ना, तो तेरे क्लास में फ़र्स्ट आने का पहला टारगेट बना, फिर तेरे स्कूल में फ़र्स्ट आने का टारगेट बना, फिर तेरे सेंटर पे फर्स्ट आने का टारगेट बना, फिर महाराष्ट्र में फर्स्ट आने का टारगेट बना। अगर तू तेरे इन टारगेट में, अगर तू तेरे टारगेट को अचीव कर सकता है ना, तो UPSC तो डेफिनेटली पास हो सकता है। तो इस तरह से जो भी यहाँ पर है ना, अभी जिनका कंप्लीट हो चुका है ग्रेजुएशन, जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं, UPSC के लिए सिलेबस, किताबें वगैरह वगैरह सारा रेडी है। एक पेज पे आपको दे सकता हूँ मैं सिलेबस क्या है, उसके लिए कौन से सजेस्टेड स्टडी मटेरियल है, सब अवेलेबल है इंटरनेट पे वगैरह, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर UPSC करनी है ना, तो बेसिकली उन क्वालिटीज़ पर, उन कोर क्वालिटीज़ पर अभी काम करने की ज़रूरत है आपको। उसके लिए क्या है, सबसे पहले अच्छा रीडिंग करना सीखें। उसकी टेक्निक क्या है, हम कैसे रीड करें अच्छे से, अच्छी राइटिंग करने की टेक्निक सीखें कि कैसे अच्छे राइट कर सकते हैं हम लोग, कि मेरा लिखने का स्पीड क्या है। किसी ने भी चेक नहीं किया होगा इसमें से कि मेरा राइटिंग स्पीड क्या है, 1 मिनट में मैं कितने वर्ड लिख सकता हूँ, किसी ने चेक नहीं किया होगा। तो मेरा राइटिंग स्पीड क्या है, तो मुझे राइटिंग की टेक्निक कैसे करनी चाहिए। अगर मुझे कोई चीज़ याद रखनी है तो उसको मेमोराइजेशन कैसे करना चाहिए, उसका टेक्निक क्या होना चाहिए। अगर किसी चीज़ को पढ़कर समझकर मुझे लिखना है प्रिसाइजली, हमें बहुत ज़्यादा बात करने की आदत होती है, अननेसेसरी बात करने की हमें ज़्यादा आदत होती है। अगर हम थोड़ा सा गौर करेंगे ना, तो हम सुबह से लेके उठने से लेके सोने तक, हम हमारे लाइफ में, रूटीन में रोज़ाना बिला ज़रूरत के बहुत काम करते हैं हम लोग, बहुत बिला ज़रूरत की बातें करते हैं, बहुत बिला ज़रूरत का टाइम पास करते हैं सब लोग, हम लोग। एक सिंपल मिसाल है उसकी, आप फ़ोन लेंगे ना, फ़ोन किसी को कॉल करें, आप कहाँ हो, आप बोले मैं आम खास मैदान में हूँ, तो सामने वाला बोले अच्छा आप आम खास मैदान में हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इस तरह की अननेसेसरी बातें, और लाइफ हमारी इतनी स्पॉइल हो चुकी है हमारी, और इतना कर रहे हैं हम लोग अनलिमिट। अच्छा इंटरनेट पे बैठेंगे ना, तो किस लिए बैठा था ये, एक कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करनी थी, इसके लिए वो इंटरनेट पे बैठा था। अब वो एक चीज़ सर्च करने के लिए नेट पे बैठा है, तो उसको पता नहीं चला कि वो कहाँ भूल भूलिया कहाँ निकल जाएगा, आधा घंटा 1 घंटा वेस्ट। बेटा क्या देखा, तो जो इन्फॉर्मेशन लेनी थी ना, उसकी इन्फॉर्मेशन तो ज़्यादा होती नहीं, बट बिला ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन इतनी कलेक्ट कर लेता है वो इतना ज्ञानी बन। अच्छा आज हर घड़ी हर जगह आपको ज्ञानी पुरुष मिलेंगे, और सारे यूट्यूब वाले, व्हाट्सअप वाले। मैं किसी की कोई बात सुनता ही नहीं। अच्छा किसी को भी बात पूछे ना खाने पीने की, तो 100 ज्ञान देंगे आपको, ये खाना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, ऐसे सोना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए। अच्छा कोई मेडिकल की किताब पढ़ी आपने? नहीं, व्हाट्सअप पे देखा था मैंने, एक पुणे का डॉक्टर है, बहुत अच्छी इमेज लगी मुझे। वो एक अभी इमेज आई थी व्हाट्सअप पे, उसने अपने मेन डोर पे एक पाटी लगाया है, येथे पादत्राणे आणि व्हाट्सअप गूगलचे ज्ञान बाहेर सोडणी यावे। मतलब उसका मराठी में तर्जमा ये है कि मतलब आप अपने जूते चप्पल और यूट्यूब व्हाट्सअप का ज्ञान यहीं छोड़ के अंदर आए। ये हर जगह लगाने की ज़रूरत है बॉडी इस वक्त, हर जगह। चलो मेरा जनरेशन ऐसा है, मतलब इसमें मैं समझता हूँ बहुत सारे तो हैं उसी जनरेशन के लोग दिखते हैं इसके अंदर। मतलब 97 98 तक मोबाइल नहीं आया था, मतलब हम जब हॉस्टल में थे 98 में वगैरह, तो नया फ़ोन PCO का फ़ोन शुरू हुआ था। अभी फ़ोन भी नहीं आए थे ज़्यादा, वो कॉइन डाल के बात करना पड़ती थी, मोबाइल नहीं आए थे उस वक्त। मतलब व्हाट्सअप का जन्म भी हमारे सामने है, लेट हुआ है, बहुत सारे लोग इसमें सीनियर हैं। फेसबुक का जन्म हमारे सामने हुआ है,
इंटरनेट का जन्म भी हमारे साथ, मतलब हम सीनियर हैं, इंटरनेट को भी सीनियर हैं, व्हाट्सअप को भी सीनियर हैं, हम फेसबुक को भी सीनियर हैं। बट ये जो जनरेशन है ना, इसको मैंने नाम दिया है, ये टीन एजर्स नहीं है, ये स्क्रीन एजर्स हैं। स्क्रीन एजर्स, टीन एजर्स नहीं है ये। तो नॉर्मली हमारा ज़माना ऐसा था कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए 10-10 बुक सर्च करना पड़ती थी, न्यूज़पेपर के कटिंग रखना पड़, मेरे पास अभी भी 88-90 के पेपर के कटिंग आज भी मेरे पास है। राजीव गांधी की हत्या हुई थी तो वो पेपर आज भी मेरे पास है। 92 का बॉम्ब ब्लास्ट, वो कटिंग मेरे पास आज भी है। बहुत सारे कटिंग मेरे पास आज भी हैं। तो पेपर कटिंग रखना पड़ता था इन्फॉर्मेशन के लिए। आज वो दौर नहीं है, आपको एक क्लिक पर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, सब अवेलेबल है। बट उसका कितना स्मार्टली यूज़ करते हैं हम लोग, तो ये सीखने की ज़रूरत है। टाइम मैनेजमेंट सीखने की ज़रूरत है। बेसिकली यूपीएससी के लिए इन्हीं कोर स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है। यूपीएससी के लिए किताबें, जो ऑल इंडिया में फर्स्ट आया वो अमेरिका से किताबें लाके पढ़ता है। कहाँ से किताबें लाके पढ़ता होगा? ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से। जो पास होते हैं, जो टॉपर्स हैं, वो किताबें कहाँ से लाते हैं? यही इंडिया के मार्केट से। जो मैं पढ़ता हूँ आप पढ़ते हैं, सेम किताबें हैं, सेम सिलेबस है, सेम क्वेश्चन पेपर, सेम आंसर शीट, अलग कुछ नहीं है। तो जो टॉपर है वो टॉपर कैसे बनते हैं? वो टॉपर कैसे बनते हैं? उनकी सिफात की वजह से, उनकी क्वालिटीज़ की वजह से। उन क्वालिटीज़ पर फोकस करना बेसिकली ज़रूरत है। हम टाइम वेस्ट नहीं करें, हम टाइम मैनेजमेंट करें। टारगेट दें अपने आप को कि मैं आज 3 घंटे पढ़ाई करूँगा। रात को सोने से पहले चेक करो क्या मेरे 3 घंटे का टारगेट मैंने कंप्लीट किया, अचीव किया। मैंने नहीं किया, अपने आप को पनिश करो। अगर मैंने कंप्लीट किया है, अपने आप को कुछ गिफ्ट दो। हमारा नॉर्मली कैसे होता है, हम डेली प्लान, मेरा एक दोस्त था महेश चंदूरकर, हॉस्टल में वो डेली प्लान करता था कि मैं सुबह 5 बजे उठूँगा, फिर दौड़ने के लिए जाऊँगा, 6 बजे तक मेरा एक्सरसाइज कंप्लीट करूँगा, 6 बजे न्यूज़पेपर पढ़ूँगा, 7 बजे ब्रेकफास्ट करूँगा, 8 बजे 1 घंटे के लिए आराम करूँगा, 9 बजे से लेके 12 बजे तक फिर हिस्ट्री पढ़ूँगा, फिर वगैरह वगैरह। वो चिट्ठी लिखता था, बनाता था। 3 साल में एक भी काम उसका चिट्ठी के जैसा नहीं हुआ। 5 बजे का अलार्म रोज़ लगाता था। 5 बजे उठूँगा, 6 बजे तक दौड़ूँगा, कभी दौड़ने नहीं गया वो 3 साल में। 5 बजे जब भी अलार्म बजा है तो अलार्म बंद होता था। नॉर्मली मेरी आपकी स्टोरी है ये, हम कभी सेट करके देखें कि नहीं आज मुझे उठना ही है, आज मुझे एक्सरसाइज करना है और मुझे आज 5 बजे उठना है, अलार्म लगाओ। क्या होता है मेरे आपके साथ? जैसे 5 बजे अलार्म बजा, फ़ौरन प्लानिंग क्रिएट होती है। 15 मिनट और 5:15 को उठते हैं अपन। वो 5:15 के 6 कब बजते पता नहीं चलता। फिर जैसा 6 बजे आँख खुलती है ना, बोले नहीं आज से नहीं, कल से। तो ये कल से वाला है ना, वो उस दिन का फेल है। उस दिन का फेल होने वाला हफ्तों में फेल होता है, हफ्ते में फेल होने वाला महीने में फेल होता है, महीने में फेल होने वाला यूपीएससी प्रीलिम में फेल, 10वीं में फेल, 12वीं में फेल, अपने प्लानिंग में फेल, करियर में फेल। ये हर जगह लिए एप्लीकेबल है। टारगेट दो अपने आप को। डिसिप्लिन वाली लाइफ ज़रूरी है। मैं बच्चों से कहता हूँ ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है, पहले सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन सीखो, कलेक्टर बाद में बनेंगे हम, पहले सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जितने पेरेंट्स हैं ना, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चों को टारगेट तो दें, कितने घंटे पढ़ोगे तुम आज? 4 घंटे, चेक करो 4 घंटे कंप्लीट हुए नहीं हुए, चेक करो। उसके राइटिंग स्किल्स देखो, रीडिंग स्किल्स चेक करो, काउंसलर से बार उसको मिलाओ, उसके टेस्ट लो। यही सारे कोर स्किल्स यूपीएससी एमपीएससी के लिए ज़रूरी हैं, अलग कुछ नहीं है। नंबर 2, एक चीज़ और सुने आप, यूपीएससी एग्ज़ाम कितने बंदे देते हैं, कितने लोग अपीयर होते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम में? क्या आपकी इन्फॉर्मेशन है? ज़रा शेयर करो मेरे साथ। कितने लोग अपीयर होते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम में? ज़रा प्लीज़ बताइए, कितने लोग, कितने कैंडिडेट यूपीएससी एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, कितने एप्लीकेशन करते हैं? कुछ तो बताइए, क्या सुना है आपने जी? 10 लाख, चलो एक फिगर आई। और बोलो, कितने बढ़ते होंगे यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए? इंडिया से कितने लोग कॉम्पीट करते हैं? 5 लाख और 13 लाख। सुनो, अभी मैं आपको 2018-19 का स्टैटिस्टिक्स समझाता हूँ। 2018 के यूपीएससी एग्ज़ाम में एप्लीकेशंस आए थे 11.5 लाख, अराउंड कुछ 11.5 लाख एप्लीकेशंस आए। एग्ज़ाम 3 स्टेप में होती है ना, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, पूर्व परीक्षा, मेन एग्ज़ाम, मुख्य परीक्षा एंड इंटरव्यू, मुलाकात। 3 स्टेप में एग्ज़ाम होती है। प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन के लिए एक तो फॉर्म भरना होता है जनवरी फरवरी में, एग्ज़ाम होता है मई महीने में। तो 11.5 लाख बंदों ने एप्लीकेशन किया एग्ज़ाम के लिए और एग्ज़ाम थी मई में। मालूम है कितने लोग अपीयर हुए 11.5 लाख में से? एग्ज़ाम के लिए अपीयर हुए 3.5 लाख। कितने एब्सेंट थे?
तकरीबन 7.5 लाख एब्सेंट थे। कितने आए? 3.5 लाख बंदे एग्ज़ाम देने के लिए अपियर हुए। अच्छा, प्रीलिम में जो पास होते हैं उनको मेन एग्ज़ाम में एंट्री मिलती है, जो मेंस क्लियर करते हैं वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो 3.5 लाख बंदों ने प्रीलिम एग्ज़ाम दी, उसमें से पास आउट कितने होते हैं मेन एग्ज़ाम के लिए? 13,000 या 14,000, मतलब 3.25 लाख बैक टू पेवेलियन। 13-14 हज़ार बंदों ने मेन एग्ज़ाम दी, उसमें से इंटरव्यू के लिए कॉल आता है 4,000 या 4,500। अब उसमें से कितने पास होते हैं? जितनी गवर्नमेंट के पास वैकेंसी है उतने बंदे पास होते हैं। मतलब उस बार वैकेंसी को 990 थी, तो 990 बंदे कैंडिडेट पास हुए, बाकी के बैक टू पेवेलियन, पहले से तैयारी शुरू। अब ये सारा सुनने के बाद आपको क्या लगेगा? यार बहुत टफ है। 11.5 लाख से सफ़र शुरू हुआ और तकरीबन 900 लोगों को नौकरी मिली, इतना टफ एग्ज़ाम है। तो बेसिकली ये टफ नहीं है। और कैसे नहीं आप समझें, 11.5 लाख जो है ना, 11.5 लाख वो पूरा उर्स वाला मजमा है। वो मतलब जाके शरीक होना है, चलो वो शरीक होना है। ना उनकी पढ़ाई है, ना उनके पास प्लान है, ना स्ट्रैटेजी है, कुछ नहीं है, बस भरना है फॉर्म, नसीब आजमाना है। अगर फॉर्म भर दे, लॉटरी लगे तो आईएएस किसी ने बताया उनको कि फॉर्म भरते रहना, लॉटरी लगे तो अचानक लेटर आ जाएगा, तुम कलेक्टर बन जाओगे। तो इस तरह से होता कुछ है नहीं। तो 11.5 लाख में से 7.5 लाख का मजमा सिर्फ वो गर्दी मजमा होता है। मतलब जो बस स्टैंड पे एक भीड़ है, जो स्टेडियम में भीड़ होती है, जो रोडों पर भीड़, उस तरह की भीड़ है वो, उसका कंपटीशन से कोई सरोकार नहीं है। नंबर 2, 3.5 लाख। 3.5 लाख में से कितने पास हुए? 15,000। तो क्या 3.25 लाख कैंडिडेट भी ऐसे ही थे? तो 3.25 लाख कैंडिडेट में से तकरीबन ऑल इंडिया में सीरियसली तैयारी करने वाले, ढंग से तैयारी करने वाले, सही गाइडेंस से तैयारी करने वाले, सही अप्रोच से तैयारी करने वाले मुश्किल से होते हैं 30-40 हज़ार। उसी में से 12-15 हज़ार पास होते हैं। तो मेरा आपका टारगेट जो है ना, वो 11 लाख का हिस्सा बनना नहीं है। हमारा टारगेट वो 4 लाख का टारगेट बनने का हिस्सा बनना नहीं है। हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें उस जो सिलेक्शन वाला जो मजमा है 12-15 हज़ार, उसका हिस्सा बनना हमारा टारगेट होना चाहिए। वो कैसे बनेगा? उसके लिए तुम्हारे पास प्रॉपर क्लीन स्ट्रैटेजी चाहिए। क्लीन स्ट्रैटेजी चाहिए। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है, आपके चांसेस हैं पास होने के। स्ट्रैटेजी नहीं है तुम्हारे पास, तो आप फेल होने के रास्ते पर हैं। मतलब या तो आप स्ट्रैटेजी बनाओ पास होने के लिए, या तो आप ऑटोमेटिकली फेल होने के रास्ते पर चले ही जाएंगे ऑटोमेटिकली। वो एकदम ऑटोमेटिक सिस्टम है पूरा। अगर आप मेरे पास स्ट्रैटेजी है पास होने की, तो मैं स्ट्रगल करूँगा, कॉम्पीट करूँगा। स्ट्रैटेजी नहीं है तो मैं ऑटोमेटिकली जाने ही वाला हूँ फेल होने के रास्ते पर। इससे नंबर 1 आप स्ट्रैटेजी बनाओ। अभी जितने इसमें हैं ना अंडर ग्रेजुएट, हाथ उठाओ, कितने अंडर ग्रेजुएट्स हैं? 10वीं, 11वीं, 12वीं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, कितने लोग हैं? ये सारे हैं अंडर ग्रेजुएट्स। तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए। अभी वो है ना जिनने सवाल बताया मेडिकल वाले, वो भी सुने। सबसे पहले जितने आप अंडर ग्रेजुएट लोग हो, तुम्हारे लिए प्लान क्या होना चाहिए? आप अभी यूपीएससी के पीछे बिल्कुल नहीं भागें, एमपीएससी के लिए पीछे बिल्कुल नहीं भागें। आपका प्लान क्या होना चाहिए? अभी आपका जो एकेडमिक्स चल रहा है, फॉर एग्जांपल किसी ने कहा ना कि हम मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, तुम्हारा पहला टारगेट तुम्हारी मेडिकल की एकेडमिक तैयारी होना चाहिए। अगर इसमें से कोई अगर पार्ट 1 कर रहा है बीएससी, उसका पहला टारगेट बीएससी पार्ट 1 की तैयारी ही होना चाहिए। मतलब तुम्हारा जो एकेडमिक्स चल रहा है ना, आप उसी पे 1 नंबर पे फोकस करो, उसको ध्यान से करो। ये समझो कि मेरी एकेडमिक का जो ईयर है ना अभी, यही मेरा एग्ज़ाम यूपीएससी का एग्ज़ाम। तुम्हारा जितना बेस्ट आप तुम्हारे एकेडमिक्स में दे सकते हैं दो, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको अभी से यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आप सीनियर्स, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स और महागुरु यूपीएससी के मठाधीश लोग, इनके चक्कर में मत पड़ना। वो सीनियर कैसे सीनियर बनते हैं एक अलग टॉपिक है, और वो टॉपर कैसे टॉपर बनते हैं, ठीक है। टॉपर बनते हैं तो टॉपर क्या कहते हैं, इससे मैं ज़्यादा प्रेशर में नहीं आता, क्योंकि आप में से होते हैं जो सवाल पूछते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, फिर टॉपर बनते हैं, फिर वो आज टॉपर बन जाते हैं। तो हमारे सामने से प्रोसेस है ये, हमारे साथ हर साल ऐसे बच्चे निकलते हैं। तो मैं प्रेशर नहीं लेता टॉपर्स क्या कहते हैं। तो तुम्हारा सिंपल समझना चाहिए, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर कोई टॉपर, कितने हैं ऐसे महाराष्ट्र में कि मैंने जो किताब लिखी है ना, वो स्टील फेम, वो बेसिकली सक्सेस स्टोरीज है ना, तो उसमें है किसी की स्टोरी कि वो सुबह उठता था और फिर चाय की टपरी पे जाता था और एक ब्रेड बटर खा के पूरा दिन पढ़ाई करता था। तो पुणे के बहुत से लड़कों ने शुरू किया, बोले अमल है ये, सुबह जाके ब्रेड बटर खाना चाहिए, दिन भर भूखे रह के पढ़ाई करना, हम आईएएस बनेंगे। स्टोरीज ऐसे बहुत सारी, किसने कैसा किया उसने वैसे चक्कर लगाए। तो इस तरह का फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर टॉपर की अपनी स्टोरी होती है, हर टॉपर की अपनी स्ट्रैटेजी है। मेरी स्ट्रैटेजी से आप नहीं पढ़ सकते,
आपके स्टेज में मैं नहीं पढ़ सकता, सबकी अपनी अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हुए नंबर 1 काम करो, तुम्हारा जो एकेडमिक है उसी पे फोकस करो, डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, अगर आपको अभी से यूपीएससी एमपीएससी करनी है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नंबर 1 काम क्या करना है आपको, जिस एग्ज़ाम की तैयारी मुझे करनी है सबसे पहले उसका सिलेबस डाउनलोड करो, पहले सिलेबस देखो कि क्या सिलेबस है यूपीएससी का। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं यूपीएससी करना चाहता हूँ, 5 साल से मेरा टारगेट है, 10, मेरा सिंपल सवाल, सिलेबस देखा है सर? सिलेबस नहीं देखा मैंने, कैसे पढ़ेगा ये? मतलब मुझे औरंगाबाद पहुंचना है या औरंगाबाद से दिल्ली जाना है, कहाँ से ट्रेन जाएगी सर मालूम नहीं है, कौन से फ्लाइट से जाओगे सर आइडिया नहीं है, रूट क्या है सर मालूम नहीं है, टिकट का चार्ज सर मालूम नहीं है, तो कैसे पहुंचेगा दिल्ली? सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ मैं। औरंगाबाद के 2 बंदे, एक के जेब में 5 लाख रुपए हैं, उसको दिल्ली जाना है, और एक के पास खाली 25,000 रुपये हैं, उसको भी दिल्ली जाना है। तो मैंने एक बंदे से पूछा 25,000 उस जिसके जेब में है, बेटा तो जाना, हाँ सर मैं और दिल्ली जाना चाहता हूँ। कैसे जाओगे सर? मैं यहाँ से, मेरी फ़्लाइट है, कौन सी फ़्लाइट है? इंडिगो की है, और मेरी फ़्लाइट का टाइम है 5 बजे, मेरे को वहाँ पर तकरीबन 7:30 को फ़्लाइट छोड़ेगी, मैं वहाँ से उतरूँगा, फिर मैं फ़लानी जगह जाऊँगा, यहाँ पर काम है, मेरा रिटर्न टिकट भी बुक है, और मैं इस तारीख को मेरा टिकट है, मैं वहाँ से अप्रोच मेरा ऐसा आऊँगा, यहाँ से गाड़ी पकड़ूँगा, आऊँगा औरंगाबाद पहुँचूँगा। एक सिंपल प्लान उसके पास है, उसके जेब में है 25,000। एक बंदे के जेब में 5 लाख रुपए हैं, उसको पूछा कैसे जाओगे कि मैंने सुना है शायद वो औरंगाबाद से ट्रेन या इधर से ट्रेन कहीं से जाती है, औरंगाबाद में स्टेशन है ट्रेन का, हाँ तो बोले मैं औरंगाबाद से कोई ट्रेन है, वो ट्रेन से जाने वाला हूँ, या फिर बम्बई से भी ट्रेन सुना हूँ मैं, वहाँ से भी ट्रेन निकलती है, बम्बई से फ़्लाइट भी है, तो जाना है लेकिन अभी डिसाइड नहीं है कैसे जाना है। अच्छा कब पहुँचना है तुमको? फलाने तारीख को पहुँचना है। तो जाने के एक दिन वो स्टेशन पे चला गया, बम्बई के स्टेशन पे खड़ा रहा, फिर पूछा कि दिल्ली जाना है, और फिर किसी ने कहा कि देखो अंदर 2-3 ट्रेनें खड़ी हैं, पूछ कर बैठ जाना। तो अंदर गया, किसी ट्रेन में चढ़ गया, और वो ट्रेन बेंगलोर जाने वाली थी, हालांकि इस बार 5 लाख रुपए हैं। तो दिल्ली पहुँचेगा बेंगलोर पहुँचेगा? 25,000 वाला बंदा दिल्ली पहुँच रहा है, और 5 लाख का बंदा क्यों नहीं पहुँच सकता? आराम से पहुँचना चाहिए ना दिल्ली उसको, लेकिन ट्रेन में चढ़ा है बेंगलोर के, कैसे पहुँचेगा? उसकी वजह यह है कि अप्रोच गलत, प्लानिंग गलत, हालांकि सरमाया बहुत है, और एक बंदा सरमाया कम है लेकिन प्रॉपर प्लानिंग है, प्रॉपर अप्रोच है, सही पहुंच जाएगा। इसी तरह मेरा बैकग्राउंड बहुत साउंड है, मेरे 10वीं में 90% है, 12वीं में इतनी नहीं, मेरे घर ट्राफियों से भरा हुआ है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत साउंड है, सब अच्छा है, बट मेरे पास प्लानिंग नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है, क्या करना मुझे मालूम नहीं है, कभी आईएएस नहीं बनेगा। सादा बंदा है, देहात में बड़ा हुआ है, मराठी मीडियम से पढ़ा है, उर्दू मीडियम से पढ़ा है, और शेतकरी का लड़का है, और 10वीं में 70% हैं, 60% हैं, 12वीं में नॉर्मल पढ़ा है, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग है, क्या पढ़ना है उसको मालूम है, कैसे पढ़ना है उसको मालूम है, प्लान के साथ काम कर रहा है, ये बंदा ज़रूर पहुंचेगा। कैसे कैसे नहीं यूपीएससी पास की है, अगर स्टोरी बताना शुरू करूं 4 घंटे कम पड़ेंगे। रिक्शा वाले का लड़का, भाजी वाला बेचने वाले का लड़का, भीख मांगने वाली का लड़का, दिल्ली में भीख मांगने वाली का स्टेशन पे, ऐसे ऐसे के बच्चों ने आईएएस आईपीएस बने हैं, पोस्ट पे काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ मेरा आपका हमारा बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, बट क्यों नहीं होते? प्लानिंग नहीं है हमारे पास प्रॉपर। इसलिए सिंपल प्लानिंग है, उसकी समझ के करना है। नंबर 1 सिलेबस को डाउनलोड करो, सबसे पहले सिलेबस तो पढ़ो। जिस एग्ज़ाम के लिए मुझे जाना है, मेरा लाइफ का करियर बनने वाला है, सिलेबस नहीं मालूम मेरे को, पहले सिलेबस पढ़ो। सिलेबस पढ़ने के बाद किसी अच्छे जानने वाले को मिलो, यूपीएससी एमपीएससी पढ़ाने वाले को, फिर पूछो कि सर ये सिलेबस है, अभी से तैयारी करनी तो एग्जैक्टली कैसे करूँ? तो मेरा मशवरा रहेगा कि तुम्हारे एकेडमिक पढ़ाई के साथ जो तुम्हारा खाली टाइम है ना, उसमें आप, जैसे मैंने पहले कहा, 5वीं से 10वीं की बेसिक किताबें, एनसीईआरटी की किताबें सीबीएसई बोर्ड की इजीली अवेलेबल हैं तो ले लेना। अगर आप इंग्लिश दिक्कत है, परेशानी है, पैसों का मसला है, स्टेट बोर्ड की किताबें लो 5वीं से 10वीं। उर्दू मीडियम के लो अगर उर्दू मीडियम से हैं आप, मराठी की पढ़ो अगर मराठी मीडियम से हैं। इन किताबों को अपने घर पे पहले रखो और उनकी पढ़ाई शुरू करो। 5वीं पहले अच्छे से पढ़ो, 6ठी पढ़ो, 7वीं पढ़ो, 8वीं पढ़ो, इस तरह से 10वीं तक का निसाब अच्छे से कंप्लीट करो। तुम्हारा एकेडमिक पढ़ाई के साथ साथ ये सीखो। यही यूपीएससी का फाउंडेशन है, अलग कुछ नहीं है, यही फाउंडेशन है। इसलिए फोकस इसी पे होना चाहिए। जल्दी मत करो यूपीएससी के गाइड पढ़ने की, यूट्यूब के लेक्चर सुन के अलग अलग कुछ करने की, नीचे सैर ऊपर पैर, फिर उबले हुए चने खाना, फिर वो योगा करना, कुछ ज़रूरत नहीं है इतना एक्सरसाइज करने की।
5वीं से 10वीं की किताब को फोकस करो, ढंग से पढ़ो, अपने कंसेप्ट क्लियर करो, अपने अच्छे कंसेप्ट क्लियर करो। कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छे अच्छों से बात करते हैं ना, बेसिक कंसेप्ट मालूम नहीं है। अभी आए ना आप जितने पढ़ने वाले बच्चे, हम सबसे अगर बेसिक सवाल करूँ ना, अच्छे से मुझे सवाल नहीं कर पाएंगे, जवाब दे नहीं पाएंगे। अगर मैं आपसे सिंपल सवाल करूँ, सिंपल सवाल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चलो कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल हैं, सिंपल सवाल करूँगा मैं, कोई बड़ा बहुत रॉकेट साइंस वाला सवाल नहीं करता, सिंपल सवाल। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, सिंपल सवाल। ये मतलब जनरल लाइफ में हमारे आमने सामने आने वाले क्वेश्चन नहीं है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अभी महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के सीएम कितने सीएम हैं, कितने सीएम हैं? 25 में, 50 में। अभी कौन है प्राइम मिनिस्टर? नरेंद्र मोदी। कितने प्राइम मिनिस्टर? सिंपल सवाल है ना, हमारे नज़रों से गुजरा ये, बट हमने कभी गौर नहीं किया उसके ऊपर। यही सारा बेसिक है, यही सारे कंसेप्ट हमें क्लियर करने हैं, अलग कुछ नहीं करना है। इसलिए अपने एकेडमी में फोकस करना, नंबर 1। नंबर 2, सब सिलेबस को अच्छे से देखो। नंबर 3, बेसिक किताबों पे फोकस करो। बेसिक 5वीं से 10वीं अच्छे से पढ़ो। जितना अच्छा पढ़ेंगे आपका यूपीएससी का फाउंडेशन इंशाल्लाह अच्छा होगा। 3। नंबर 4, एक बताइए, इसमें कोई है बीएससी करने वाला? बीएससी पार्ट 1, 2 कौन सा पार्ट है तुम्हारा? सेकंड है। चलो, बीएससी पार्ट 1 की तुम्हारी एग्ज़ाम हुई, तुम्हारे एग्ज़ाम में हिस्ट्री के सवाल पूछे थे? क्यों नहीं पूछा गया? सॉरी, जोर से बोलो, जोर से बोलो ना। तुम्हारे बीएससी के एग्जाम में हिस्ट्री क्यों नहीं पूछे गए सवाल? हिस्ट्री ज़रूरी नहीं है, बहुत अच्छा जवाब था ना। बैठो। आर्ट्स का कोई है इसमें? कोई आर्ट्स का है? आर्ट्स वाला, कॉमर्स वाला कोई है? कौन से क्लास में हो आप कॉमर्स के? जी, एमकॉम कर रहे हैं। चलो, तुमने बीकॉम पार्ट 1 से एमकॉम तक किया, 5 साल पढ़े आप। तुम्हारे कॉमर्स के सिलेबस में फिजिक्स केमिस्ट्री पे सवाल पूछे गए कभी? क्यों नहीं पूछे गए? कि फिजिक्स केमिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, पढ़ना समझना ज़रूरी नहीं है, तो क्यों पूछा नहीं गया? उसका सिलेबस का पार्ट नहीं है। सिंपल समझ लीजिए आप, आर्ट्स का बंदा है तो साइंस के सवाल नहीं पूछे जाते, साइंस वालों को ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट नहीं पूछे जाते। अगर कोई एलएलबी कर रहा है तो उसको मेडिकल साइंस के सवाल पूछे नहीं जाते। कोई एमबीबीएस कर रहा है तो उसको लॉ नहीं पूछा जाता। वजह क्या है इसकी? लॉजिक की बात है, समझ ले आप। एक एलएलबी का अगर कोर्स डिज़ाइन किया गया है, एलएलबी का कोर्स, तो एलएलबी का मकसद क्या है? अच्छा लॉयर बनना। तो गवर्नमेंट को मालूम है कि हमें अच्छा लॉयर चाहिए, तो अच्छा लॉयर बनने के लिए जो ज़रूरत है वो चीज़ें सिलेबस में उन्होंने मेंशन की हैं। यह है एलएलबी का सिलेबस, इसको पढ़ो तो आप अच्छे लॉयर बनेंगे। अगर एमबीबीएस का सिलेबस डिज़ाइन का तो मकसद क्या है? अच्छा डॉक्टर मिले। तो अच्छे डॉक्टर के लिए जो चीज़ें नीडफुल हैं, ज़रूरी हैं, वही चीज़ें सिलेबस में एडिशनल है, और कोई चीज़ें सिलेबस में मेंशन नहीं की गई हैं। इसी तरह एक जो आम जहन है ना, यूपीएससी के लिए सब आना चाहिए, सब मालूम होना चाहिए, यूपीएससी के लिए जनरल नॉलेज बहुत चाहिए, हर चीज़ मालूम होनी चाहिए, सबसे बड़ी गलतफहमी है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। यूपीएससी का और जनरल नॉलेज का कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। जैसे कॉमर्स के बच्चे ने कहा हमें हिस्ट्री नहीं पूछते, मेडिकल के बच्चे ने कहा कि हमें लॉ नहीं पूछते एलएलबी, कॉमर्स के बच्चे ने कहा हमको फिजिक्स नहीं पूछते। ऐसे यूपीएससी में कुछ भी नहीं पूछते। क्यों पूछेंगे कुछ भी? वो थोड़ी ज्योतिष शास्त्र की परीक्षा है कि आप ज्योतिष शास्त्र बनो, जो पूछे आपको मालूम होना चाहिए, हर की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट है मेरा आरिफ शेख, यूनो का मतलब मालूम नहीं था उसको, पॉलिट साइंस लेके पढ़ा, आईपीएस बना, छत्तीसगढ़ में आईपीएस है। विश्वास नांगरे पढ़ी, नाम सुना है? उसको पोस्टिंग शायद थी हमारे विश्वास की। विश्वास नांगरे पढ़ी, आईपीएस बना ना 96, 97। मुझे याद है मैं छोड़ने गया था उसको वीटी स्टेशन, पंजाब मेल से दिल्ली तक गया था। तो पंजाब मेल अभी वो होता है ना बर्थ 1, 2, 3, तो वो शायद 3 बर्थ की थी, उसका बुकिंग ऊपर आया था। तो विश्वास को ये नहीं मालूम था कि जब गया था ना दिल्ली तक वो, तो ऊपर के बर्थ में बैठा था, उसको ये मालूम नहीं था कि अगर मैं ऊपर के बर्थ की सीट मिलती है तो नीचे उतर के डे टाइम में हम दूसरी सीट पे बैठ सकते हैं, उसको यूज़ कर, ये मालूम नहीं था उसको। वो पूरा सफ़र इस तरह से ऐसा अनकम्फर्टेबली सफ़र किया था उसने यूपीएससी पास होने के बाद। तो कहाँ से आएगा जनरल नॉलेज? तो यूपीएससी की सिलेबस ज्योतिष शास्त्र का विद्या वाचस्पति बनाने के लिए बिल्कुल नहीं है। वो टीवी में और मूवी में ठीक है कि वो रेमंड्स कंप्लीट मैन, कोई कंप्लीट मैन नहीं है दुनिया में, समझ लें आप।
तो इस तरह यूपीएससी के सिलेबस में हर चीज़ आनी चाहिए, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जनरल नॉलेज का यूपीएससी का कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है। यूपीएससी का कनेक्शन है जनरल स्टडीज से। किससे? जनरल स्टडीज़। और जनरल स्टडीज़ का मतलब क्या है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल, जो हम किताबें पढ़ते हैं 5वीं से 7वीं तक, 7वीं से 10वीं तक। इसलिए इसी सिलेबस को फोकस करके समझने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए यूपीएससी मतलब कोई रॉकेट साइंस है, को अलग पढ़ना पड़ता है, हरगिज़ नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है, यूपीएससी आसान कैसे, मैंने बहुत बातें बताई आपको। मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर नहीं यूपीएससी कर सकते हैं, ब्रिलियंट नहीं यूपीएससी कर सकते हैं, जीके स्ट्रांग नहीं है यूपीएससी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कोचिंग में नहीं ले सकता, यूपीएससी कर सकते हैं। एक बात मैं ऐलानिया बोलता हूँ आपको, दुनिया में एक भी एग्ज़ाम ऐसी नहीं है जिसके लिए कोचिंग क्लास की ज़रूरत है। आप सेल्फ स्टडी करके हर एग्ज़ाम कर सकते हैं, हर एग्ज़ाम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अप्रोच सही चाहिए, थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए। कोचिंग के लिए पैसे भरना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी क्या है यूपीएससी के लिए? पेशेंस ज़रूरी है, टेम्परामेंट ज़रूरी है, हार्डवर्क करना ज़रूरी है, डिवोशन के साथ पढ़ना ज़रूरी है, डेडिकेशन ज़रूरी है। ये इस तरह की एग्ज़ाम है, आप एक एग्ज़ाम पास करते हैं ना, यूपीएससी एमपीएससी की एक एग्ज़ाम पास करते हैं ना, तो सीधा गवर्नमेंट तुम्हारे हाथ में एक ज़िला दे देता है, एक ज़िला। कलेक्टर का मतलब क्या है? गवर्नमेंट के कंसर्न जितने डिपार्टमेंट्स होते हैं उस ज़िले के अंदर टेक्निकली उन सारे डिपार्टमेंट का हेड होता है कलेक्टर। आईपीएस तो एक डिपार्टमेंट का हेड है पुलिस सर्विस का, बट आईपीएस के लिए भी उस डिपार्टमेंट का भी हेड माना जाएगा टेक्निकली। आप किसी भी फील्ड में जाएं, आईपीएस बने, आईआरएस बने, आईएफएस बने, फॉरेन सर्विस में जाएं, कस्टम्स में जाएं, रेलवे में जाएं, आप हर डिपार्टमेंट में अपने महकमे के हेड हैं। इतने पावर आपको गवर्नमेंट दे रही है, आप लाखों लोगों के जीवन में चेंज ला सकते हैं। इतना आपको पावर है, आप अपने पावर को यूटिलाइज़ करके बहुत लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। आप सोसाइटी को बहुत बेस्ट दे सकते हैं, आप देश के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा, एक कोई एमएलए बना, एमपी बना, कितने साल के लिए बनेंगे? 50 साल, 35 साल, 40 साल, 5 साल। एक तो स्ट्रगल बहुत है, एमएलए बना, एमपी बना इतना आसान नहीं है। मतलब 20-25 साल स्ट्रगल करो तो फिर नंबर लगा तो लगा, अदरवाइज कितने बेचारे चले गए, वेटिंग में चले गए। सीएम बना, पीएम बना, कितने साल के लिए बनेंगे? 15 साल, 20 साल, 25 साल, 5 साल। गवर्नमेंट आपको, ये ऐसा सेक्टर है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप पोस्ट पे आ जाते हैं, जब तक आप रिटायर नहीं होते आप पोस्ट पे हैं। मतलब अराउंड 30 ईयर 35 ईयर पावर तुम्हारे हाथ में है। तो इतना सब कुछ देने वाली एग्ज़ाम यूपीएससी है, एमपीएससी है, तो उस एग्ज़ाम के लिए क्या मुझे मेरे लाइफ के 3 साल 4 साल फुल डिवोटी नहीं देना चाहिए? मेडिकल करने वालों को पूछो कितना स्ट्रगल है मेडिकल वालों के लिए, कितनी मेहनत है एमबीबीएस करने के लिए। कोई बीई करता है बगैर मेहनत के होता है, कोई लॉ करता है बगैर मेहनत के होता है। मैं कहता हूँ जितनी मेहनत आप एमबीबीएस के लिए कर रहे हैं, जितनी मेहनत आप लॉ के लिए कर रहे हैं, जितनी मेहनत आप तुम्हारे एकेडमिक डिग्री के लिए करें, उस मेहनत में थोड़ा सा और बढ़ाओ और यूपीएससी को दो। पास होना आसान है। यहाँ कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं। अगर मुझे मेडिकल के स्टूडेंट ने कहा ना कि सर मैं डेली 8 घंटे पढ़ता हूँ और मैं एमबीबीएस कर चुका हूँ, मैं कहूँगा तो 8.5 घंटे देने की तैयारी कर, यूपीएससी कर सकता है। ज़रूरी नहीं 16 घंटे पढ़ने की, क्योंकि उसका टेम्परामेंट 8 घंटे का, समझ गया हूँ। अगर कोई कहता है सर मैं 4 घंटे पढ़ के एलएलबी किया हूँ, मैं को बेटा तो 6 घंटे पढ़ आईएएस बनेगा। ज़रूरी नहीं ना, एक किताब है 500 पेजेस की, हम सब में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबका स्टेमिना अलग अलग है। कोई मुमकिन है कोई 500 पेजेस की किताब को कोई एक दिन में ख़त्म करे पढ़ के, किसी को 2 दिन लगेंगे, किसी को 8 दिन लगेंगे, किसी को 1 महीना लगेगा। मुमकिन है कोई पढ़ता ही रहेगा लाइफ टाइम, तो समझ भी नहीं आएगा उसके। अपने अपने टाइप हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ, एक होता है बड़ा व्हील और एक होता है छोटा व्हील। तो बड़ा व्हील 1 राउंड मारता है ना ऐसे, तो उसके बराबरी करने छोटा व्हील कितने राउंड मारता है? तकरीबन 2 बार ही करेगा तो इसका 1 बार कंप्लीट होगा। तो कोई बड़ा व्हील होता है, कोई छोटा व्हील होता है, कोई और थोड़ा बड़ा व्हील होता है। सबका अपना अपना एक टेम्परामेंट है, सबकी अपनी अपनी सलाहियतें हैं। तो किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। एक और लास्ट पॉइंट रहेगा, अगर आप उर्दू मीडियम से हैं, आप रीजनल लैंग्वेज से पढ़े हैं, तो कॉम्प्लेक्स रखने की ज़रूरत नहीं। ये बिना कारण का कॉम्प्लेक्स है। हम उर्दू मीडियम से हैं तो कैसे होंगे, मराठी मीडियम कैसे पास होंगे? एवरी ईयर बच्चे पास होते हैं, उर्दू मीडियम से होते हैं, मराठी मीडियम से होते हैं, हर रीजनल लैंग्वेज से बच्चे पास होते हैं। अगर नाम बताना चाहें तो विजया लक्ष्मी बिद्री, कन्नड़ लिटरेचर सब्जेक्ट था,
कन्नड़ लैंग्वेज में पेपर लेके महाराष्ट्र में पोस्टेड है, ऑल इंडिया फर्स्ट। हमारे भूषण गगरानी सर मराठी लिटरेचर, मराठी वाङ्मय और मराठी में पेपर लेके सब 90 to 90, पुरानी बात है, ऑल इंडिया थर्ड रैंक। उसके बाद कितने कैंडिडेट हुए हमारे जो मराठी मीडियम से, जो पहले टॉप 25 में हैं। उर्दू मीडियम के कैंडिडेट हुए, ऑल इंडिया फर्स्ट है ना डॉक्टर शाह फैजल। उर्दू मीडियम के कैंडिडेट कितने पास हुए, फारसी वाले हुए। हर रीजनल लैंग्वेज के बच्चे के लिए स्कोप है, ऐसे उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए भी बराबर का स्कोप है। और एक लास्ट बात करता हूँ आपसे मैं, तुम्हारे स्पेशली हमारे वेस्टर्न महाराष्ट्र में तो माहौल नहीं इस चीज़ का, बट विदर्भ मराठवाड़ा के मैंने खास करके मैंने देखा है पिछले 10 सालों में, 15 सालों में, MPSC एग्ज़ाम देने का मिजाज हमारा बिल्कुल नहीं है। हमारे सारे स्टूडेंट MPSC एग्ज़ाम का फॉर्म तक नहीं भरते। इसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैंने जो देखी है, हमारे सारे मुस्लिम स्टूडेंट ये समझते हैं कि MPSC एग्ज़ाम सिर्फ मराठी लोगों के लिए, हमारे लिए है ही नहीं। सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर आप डोमिसाइल महाराष्ट्र हैं, एग्ज़ाम बिल्कुल दे सकते हैं। अच्छा, MPSC एग्ज़ाम का पैटर्न सब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप है, मेन एग्ज़ाम भी ऑब्जेक्टिव टाइप है। मतलब एक पेपर सब्जेक्टिव है जो मराठी लैंग्वेज लिखना पड़ती है, मतलब वो मैनेजेबल है। मतलब अगर कोई कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा भी होगा ना, तो वो भी मराठी का पेपर देता है ना, 50-100 मार्क का, इसी लेवल का पेपर होता है वो। बट उर्दू मीडियम के और स्पेशली मुस्लिम क्राउड में ये गलत फहमी है, और MPSC एग्ज़ाम में बिल्कुल अपीयर नहीं होते। सबसे पहले ये गलती सुधारनी पड़ेगी। जब भी एग्ज़ाम का फॉर्म निकले, आप फॉर्म भरा करें। इसमें कोई है, अभी 5 तारीख को राज्य सेवा परीक्षा, किसी ने फॉर्म भरा MPSC का? किसी ने भरा है फॉर्म? किसी ने नहीं भरा। MPSC एग्ज़ाम में फॉर्म भरने का रिवाज डालें, और MPSC एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन पेपर जो प्रिंट होते हैं ना MPSC के, बाइलिंगुअल होते हैं, मराठी और इंग्लिश, उसमें मतलब कुछ आपको लिखना नहीं है। और UPSC के सारे पेपर इंग्लिश एंड हिंदी, तो लैंग्वेज का बैरियर बिल्कुल नहीं है। अगर आप उर्दू मीडियम वाले हैं तो UPSC का सारा एग्ज़ाम आप उर्दू में दे सकते हैं, पूरे पेपर लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्टडी मटेरियल की दिक्कत होती है, बट करने वालों ने किया है कि मौलाना आज़ाद की ये नोट्स हैं, और जो तुम्हारे सीनियर्स के नोट्स मिल जाती हैं। थोड़ा सा इंग्लिश मटेरियल हैंडल करना पड़ता है, ट्रांसलेट करना पड़ता है, ये दिक्कत तो है, लेकिन किया करने वालों ने किया है, आप कर सकते हैं। तो इस तरह से ओपन टू ऑल, सबके लिए मैदान है। एक लास्ट चीज़, UPSC के नोटिफिकेशन में या MPSC के नोटिफिकेशन इस तरह से कहीं पढ़ा है आपने कि जो जीनियस है वो फॉर्म भर सकते हैं, जो 90% का वही फॉर्म भर सकता है, इस तरह से है? अगर आप, तुम्हारा बेसिक ग्रेजुएशन कंप्लीट है, ऐसा हर बंदा UPSC MPSC का फॉर्म भर सकता है। अच्छा, UPSC एग्ज़ाम, एक सिंपल मिसाल समझो आप। समझो कि मेरे सामने 5 लॉ के बंदे आए हैं, और हमसे कहा गया कि मैं और आप सब साथ बैठकर इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं, और हमारे सामने 10 बच्चे LLB किए हुए हैं। हमसे कहा गया कि इनका इंटरव्यू लो। हम उनसे क्या पूछेंगे? नोटबंदी के बारे में पूछेंगे? हम उनसे क्या पूछेंगे? हम उनको लॉजिकली सवाल करना है तो हम उनको पूछेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, लॉ के बारे में सवाल करेंगे। चलो 10 बंदे MBBS के हमारे सामने हैं, डॉक्टर्स हैं, हमसे कहा कि सर इनके इंटरव्यू लो। क्या पूछेंगे उनको हम? शेयर बाज़ार का भाव पूछेंगे, रेलवे का टिकट पूछेंगे। MBBS हैं तो हम मेडिकल के बारे में कुछ बात करेंगे, मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, लॉजिकल बात है ये। तो UPSC या MPSC बंदों से क्वेश्चन करती है। अगर ऐसा होता कि MPSC UPSC के फॉर्म सिर्फ लॉ के बंदे ही भर सकते हैं, तो ठीक है, एग्ज़ाम लेना भी आसान है, सारे लॉ के क्वेश्चन पूछेंगे, एग्ज़ाम ख़त्म। अगर सिर्फ मेडिकल के बंदे एग्ज़ाम दे सकते हैं, अगर ऐसा होता तो मेडिकल के सिलेबस पे क्वेश्चन पूछेंगे, एग्ज़ाम ख़त्म। अगर मेरे और आपके सामने 5 बंदे MBBS के बैठे हैं, 5 लॉ के बैठे हैं, 5 BA, 5 BCom, 5 कॉमर्स और 5 LLB, 5 MBA, सब मिक्स हैं और 100 बंदे बैठे हैं, और मुझे आपसे कहा गया कि सर अभी आप इनका इंटरव्यू लो। क्या सवाल करना चाहिए इनको? समझ में आ रहा है? क्या सवाल पूछना चाहिए? अगर मैं लॉ के बारे में पूछूंगा तो LLB के बंदे कहेंगे बड़ा इजी इंटरव्यू था यार, समझ में आया हमारे। बट मेडिकल वाला कहेगा हमारा बाउंसर गया, हमारे सिलेबस का नहीं था। मैंने अगर मेडिकल साइंस से पूछा तो डॉक्टर्स कहेंगे बहुत इजी पेपर था, लॉयर क्या कहेंगे? यार बाउंसर गया, हमारे समझ में नहीं है, हमारे सिलेबस का नहीं था। तो UPSC का अप्रोच क्या होता है? UPSC का अप्रोच वो होता है जो हमारे क्वेश्चन को हर बंदा जवाब दे सके। मतलब मेरे सवाल को डॉक्टर भी आंसर कर सके, इंजीनियर भी आंसर कर सके, लॉयर भी आंसर कर सके, आर्ट्स का बंदा भी जवाब दे सके, कॉमर्स का बंदा भी जवाब दे सके।
इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछना है तो कैसे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा? कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। किस तरह का? कॉमन सेंसिकल, मतलब कॉमन सेंस के बेस पे कोई भी उसको आंसर कर सके। इसलिए यूपीएससी के नोटिफिकेशन में और एमपीएससी के नोटिफिकेशन में क्लियर कट लिखा हुआ है कि हमारा सिलेबस इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि कोई भी पढ़ा लिखा सुशिक्षित आदमी उसको कॉमन सेंसिकली आंसर कर सके। इसलिए आप जीनियस नहीं हैं चलेगा, अब महान नहीं हैं चलेगा, बट अब कॉमन सेंसिकल सोचने वाले आम इंसान ज़रूर होना चाहिए यूपीएससी एमपीएससी करने के लिए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि हम सब इसी कैटेगरी की हैं, इसलिए ओपन टू ऑल है, सब कर सकते हैं इसको। तो मैंने जितना आपके सामने मिक्स क्राउड था तो बात रखने की मैंने कोशिश की रखने की। फिर भी अगर किसी को सवाल पूछने हो ना तो मेरे लेक्चर के बाद सवाल पूछ सकते हैं, मिलना है मिल सकते हैं और बात कर सकते हैं। सबसे पहले एशियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर को मैं बधाई देता हूँ क्योंकि 10 साल कंप्लीट हुए और आपने मुझे बुलाया, बात करने का मौका दिया। बड़ा लंबा गैप हो गया था। औरंगाबाद में 2005-06 से आता हूँ मैं, और तुम्हारे यहाँ एक भी एकेडमी सेंटर नहीं था, तब से काम करते हैं औरंगाबाद में। तुम्हारे जितने बंदे पास हुए ना औरंगाबाद, सब कहीं ना कहीं हमारे कोचिंग से निकले हैं। ये सब हमने आपके यहाँ एग्ज़ाम भी ली थी टैलेंट हंट की 2012 में। उसी सेंटर में जो बैठे थे ना बच्चे, उसी से बच्चे पास हुए हैं लास्ट ईयर के। तो काम तो पहले से करते आए हैं औरंगाबाद, बीच में लंबा गैप हुआ था, फिर से एक मरतबा मौका दिया एशियन एज वालों ने। और जितने यहाँ पर अभी रिस्पेक्टेड लोग हैं, जनाब मुश्तबा फारूक साहब और मजहर फारूकी साहब, खालिद सैफुल्लाह सर, मजीद अहमद खान साहब और चिश्ती सर, ज़कीउद्दीन सिद्दीकी सर और जो रिस्पेक्टेड गेट जो आए हैं, ये सारे अहबाब और आप सब सारे अहबाब सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको थैंक यू करता हूँ। यह रुकता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।